तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 16 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 15 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और साथ ही क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करें और साथ ही कमेंट में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो सीरीज के पार्ट 15 में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसे देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन था कि ए डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट्स। ऑप्शन थे आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड या फिर नॉन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में, अगर आपके पासबुक में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। दोस्तों, जनरली आपके बैंक स्टेटमेंट में या फिर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो करता है, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक ओवरड्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जितना पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया था उससे ज्यादा पैसा आपने विड्रॉ कर लिया है। क्लियर है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। ऑप्शन से आपके पास डेबिट, क्रेडिट, ऑप्शन सी डेबिट और क्रेडिट या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है उसका नॉर्मली किस तरह का बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेबिट बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, सैलरी एक्सपेंस जो है हमारे बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, है ना। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और सैलरी आपके बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। और जब डेबिट करेंगे तो उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ऑप्शन है आपके पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है वो दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास कैपिटल, कैपिटल फंड, ड्राइंग्स या फिर जनरल एक्सपेंस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी बिजनेस का ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा या फिर गुड्स विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, तो उसे आप क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्राइंग्स। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस का ओनर बिजनेस में से कैश या फिर किसी भी तरह का गुड्स निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बिजनेस के फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए, यानी कि फिक्स एसेट परचेज करने के लिए या फिर उसके वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए अगर आप किसी तरह का एक्सपेंस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप बिजनेस के किसी भी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं या फिर उस फिक्स एसेट के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट an asset is recorded in the books of account at the price at which it was acquired. ऑप्शन है आपके पास कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कंसेप्ट कहता है कि जब भी आप किसी भी तरह का एसेट परचेज करते हैं तो उस एसेट को आपने जितने वैल्यू में परचेज किया है उतना ही वैल्यू आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉस्ट कंसेप्ट, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कंसेप्ट कहता है कि आपने जितने रुपए में फिक्स एसेट को परचेज किया है उतने रुपए ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, as per dash concept it is assumed that the business will continue to exist from a long period in the future. ऑप्शन है आपके पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट,
कॉस्ट कंसेप्ट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कंसेप्ट कहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्यूचर में लंबे समय तक चलता ही रहेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्यूचर में लंबे समय तक चलता रहेगा, यानी कि हमें नहीं पता है कि हमारा जो बिजनेस है कब तक चलता रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ गुड्स लेइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन है आपके पास एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में आपके पास जो अनसोल्ड गुड्स बचे होते हैं, है ना, ऐसा गुड्स जो नहीं बिका है, उसे आप क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपनिंग स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि अनसोल्ड है, जो कि नहीं सेल हो पाया है, उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट लायबिलिटी। ऑप्शन है आपके पास लोन फ्रॉम बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि करेंट लायबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि करेंट लायबिलिटी क्या होता है। दोस्तों ऐसा लायबिलिटी जिसे आप नियर फ्यूचर में पेमेंट करके खत्म कर देंगे, यानी कि ऐसा लायबिलिटी जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में ही खत्म हो जाता है, उसे हम करेंट लायबिलिटी कहते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोन फ्रॉम बैंक। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म होने वाला नहीं है, है ना, इसे आप नियर फ्यूचर में खत्म नहीं कर सकते, यानी कि ये जो लायबिलिटी है ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। बाकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब जो है ये करंट लायबिलिटी है जिसका आप नियर फ्यूचर में पेमेंट करके इसे आप खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनईएफटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं या फिर इसी तरह के एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन पे चले जाइए। वहां पे आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ऑप्शन है आपके पास ज्वाइनिंग ऑफ मैनेजर, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज या फिर ऑप्शन डी, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्वाइनिंग ऑफ मैनेजर, है ना। ज्वाइनिंग ऑफ मैनेजर, कोई मैनेजर आपके बिजनेस में ज्वाइन किया है तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन नहीं है। हम बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम मनी में कन्वर्ट कर सकें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। ऑप्शन है आपके पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, ये कंसेप्ट कहता है कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स कम से कम 2 अकाउंट को तो इफेक्ट करेंगे ही। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनटेंजिबल एसेट। ऑप्शन है आपके पास बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल या फिर नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एसेट है जो कि इनटेंजिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुडविल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एसेट जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, उस तरह के एसेट को हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। आपको बताना है कि आरटीजीएस का क्या फुल फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जी हाँ दोस्तों, आरटीजीएस का क्या फुल फॉर्म होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। कई बार इंटरव्यू और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंट एसेट। ऑप्शन है आपके पास बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल या फिर कैश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि करेंट एसेट है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि करेंट एसेट आखिर होता क्या है। दोस्तों ऐसा एसेट जिसे आप आसानी से मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम करेंट एसेट कहते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैश, है ना। कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों? करेंट एसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेबिट नोट इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स। ऑप्शन है आपके पास कैश जर्नल,
परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल या फिर सेल रिटर्न जर्नल। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डेबिट नोट आप इनमें से किस जर्नल के लिए यूज करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परचेज रिटर्न जर्नल। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी भी तरह का परचेज करते हैं और उसे आप रिटर्न करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं तो उस केस में आप डेबिट नोट इशू करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पर्सन और फर्म फ्रॉम होम गुड्स और सर्विस हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास डेटर्स, क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई पर्सन या फिर फर्म जिससे आपने उधार में किसी भी तरह का गुड्स या फिर सर्विस परचेज किया है और उसका पेमेंट भी अभी तक आपने नहीं किया है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रेडिटर्स। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी पर्सन या फिर फर्म से ऑन क्रेडिट यानी कि उधार में गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास इनकम, रेवेन्यू, कैपिटल या फिर नन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि बिजनेस में जो प्रोप्राइटर पैसा लगाता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, प्रोप्राइटर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास गेन, लॉस, प्रॉफिट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर आपके बिजनेस का रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है और एक्सपेंस कम हो जाता है तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रॉफिट। या दोस्तों, जब भी आपके बिजनेस में रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है और एक्सपेंस कम होता है तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रॉफिट कहेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ऑप्शन है आपके पास कॉस्ट कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एंटिटी कंसेप्ट या फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कंसेप्ट कहता है कि आप जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर मेथड यूज कर रहे हैं उसी मेथड को आप हर साल यूज करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि आप जिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिस अकाउंटिंग मेथड का यूज कर रहे हैं उसी प्रिंसिपल का, उसी मेथड का यूज आप हर साल करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसेट विल बी इक्वल टू कैपिटल इफ देयर इज नो लायबिलिटी। ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एसेट जो है वो कैपिटल के बराबर हो जाएगा अगर आपके बिजनेस में लायबिलिटी ना हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह का लायबिलिटी नहीं है तो एसेट जो है वो आपके कैपिटल के बराबर हो जाएगा। इसे आप बैलेंस शीट की मदद से भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एज पर डैश कंसेप्ट ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। ऑप्शन है आपके पास कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, ऑप्शन बी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन सी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन का सही सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।